मैं राजधानी के एक प्रतिष्ठित परिवार की मशहूर कुलीन युवती हूँ। फिर भी मेरे दिल में मैं छुपा कर रखती हूँ एक ऐसा गहरा राज जिसे मैं किसी को नहीं बता सकती। जनरल विटमैन युद्ध में शहीद हो गए हैं। अब से मुझे आपको संभालने दीजिए। मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, एंड्रयू को, जिसने पिछले 10 सालों से मेरी देखभाल की है। आज से कोरा हैम्पटन परिवार की सदस्य है। घर में कोई भी उसके साथ बदसलूकी नहीं करेगा। यह साफ है? young master. यही तो है जो मुझे इस दुनिया में बांध कर रखता है। मेरी लेडी, यंग जनरल और प्रिंस रीजेंट जीत के साथ राजधानी लौट आए हैं। वो लोग शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। सच में? चलो चलते हैं। चलो एंड्रयू से मिलने चलते हैं। मेरे पास उसके लिए एक तोहफा है। एंड्रयू, एंड्रयू। कोरा, ये एलेन है। ये मेरी नई तृतीय रखेल है। युद्ध के दौरान यह फंस गई थी और मैंने इसे बचा लिया। तृतीय रखेल? यह तीसरी रखेल है जो एंड्रयू ने ली है। यह बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। यह बांसुरी बहुत सुंदर बजाती है। जब तुम्हारे पास समय हो तुम दोनों एक दूसरे से सीख सकती हो। आपकी नौकरनी मिस विटमैन को नमस्कार करती है। मैंने सुना है कि मिस विटमैन राजधानी की प्रसिद्ध प्रतिभावान महिला है। मैं बहुत साधारण हूँ। मुझे ज्ञान और हुनर की कमी है। मैं आपसे कैसे तुलना कर सकती हूँ? ये सुई का काम बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये बतख जोड़े पानी में डिज़ाइन बहुत ही असली लगता है। क्या मिस विटमैन से यह गलती से गिर गया? नहीं। अगर ये आपका नहीं है तो यंग जनरल, क्या मैं यह बतख वाला रुमाल रख सकती हूँ जो कोई चीज़ ज़मीन पर फेंक दे? आप उस बेकार चीज को क्यों रखना चाहेंगी? यंग जनरल, आप राजधानी में अकेले क्यों आए? प्रिंस रीजेंट और सेना कहाँ है? सुनिए, वो लोग आ रहे हैं। राजधानी में आपका स्वागत है, प्रिंस रीजेंट। मैंने सुना है कि प्रिंस रीजेंट के पास शानदार सैन्य उपलब्धियां हैं, लेकिन वो बेहद क्रूर स्वभाव का आदमी है। उसका नाम सुनकर ही बच्चे रोने लग जाते हैं। असंख्य जानें उसके हाथों खत्म हो चुकी हैं। आम लोग बस हत्यारे प्रिंस रीजेंट के बारे में ही जानते हैं, पर किसी को पता नहीं कि सम्राट कौन है। जरा ध्यान से बोलो। कोरा विटमैन। पापा, मम्मी, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि किस दिशा की ओर मुंह करके आपको श्रद्धांजलि दूं। एंड्रयू, उसको क्या हो गया है? आज उसके माता पिता की पुण्यतिथि है। उसके दोनों माता पिता देश के लिए शहीद हो गए, युद्ध भूमि पर गिर पड़े, लेकिन उनकी पार्थिव देह कभी नहीं मिली। उनके नाम की कोई समाधि भी नहीं है। तो मतलब मेरी तरह उसने भी अपने माता पिता खो दिए हैं। अगर तुम लापता दिवंगतों को सम्मान देना चाहो तो अपनी बातों को आसमान में उड़ने वाले लैंप पर लिख सकते हो। हर साल जब मैं अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देता हूँ तो अपनी यादें उनके लिए लैंप पर लिखता हूँ और उसे आसमान में छोड़ देता हूँ। इस तरह अगर वो आकाश के तारे बन गए हों तो भी मेरी यादें सुन लेंगे। क्या तुम भी करना चाहोगे? मैंने कर लिया। अब आगे क्या? आगे इस तरह से इसे लैंप पर लगाओ। देखो, हो गया। ज्ञानी ने कहा है कि सब कुछ आगे बढ़ता रहता है। दिन और रात कभी नहीं थमता। जो चले गए वो चले गए, मगर जो जिंदा है वो बाकी है। अगर हम खुश रहेंगे तो जो ऊपर से हमें देख रहे हैं उन्हें भी चैन मिलेगा। कोरा। एंड्रयू, मैं यहाँ हूँ। कोरा विटमैन, हम फिर मिल गए। कोरा, जब मैं बाहर था क्या घर में सब ठीक था? एंड्रयू, तुम्हें रोमांस का बड़ा शौक है। अपनी तीसरी पत्नी को साथ लाने के लिए तुमने मुझे और सैनिकों को साइड में कर दिया और खुद शहर में आगे निकल गए। डेरियस, बस मजाक मत करो।
कोरा, आओ प्रिंस रीजेंट से मिलो। मैं कोरा विटमैन हूँ। प्रिंस रीजेंट साहब, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मिस विटमैन, काफी समय हो गया है जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। क्या आप ठीक हैं? मिले? आप मजाक कर रहे हैं प्रिंस रीजेंट साहब। यह तो मेरी पहली मुलाकात है प्रिंस रीजेंट साहब से। आप पुरानी मुलाकात की बात कैसे कर सकते हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सच में उन्हें मेरी याद नहीं है। चूंकि मिस विटमैन कहती हैं कि यह पहली मुलाकात है, तो यही मान लेते हैं। मुझे सम्राट के दरबार में जाना है। मैं अब मिस विटमैन के साथ वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अलविदा। वो उसका मतलब क्या था? मैंने बहुत पहले से प्रिंस रीजेंट के बारे में सुना है, जो एक बेरहम हत्यारा कहा जाता है। आज देखकर यह बात बिल्कुल सही है। उसका चेहरा कितना सख्त है, एक नज़र ही मेरी रूह कांप जाती है, जैसे किसी शिकारी जानवर की नज़र पड़ गई हो। अब इस बारे में और बात मत करो। मैडम, बहुत समय से आपकी बांसुरी सुनने को नहीं मिली। आज क्या आप बजाएंगी? साइड में हो जाइए। जी। कोरा, यह एलेन है। यह मेरी नई तीसरी पत्नी है। यह भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरती से बांसुरी बजाती है। आप बहुत दयालु हैं। कोरा, तुम इतनी सफेद क्यों लग रही हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ। चिंता करने के लिए शुक्रिया एंड्रयू। ये क्या है? यह मैडम मेबेल हैम्पटन की तस्वीरें हैं। मेरी शादी होने वाली है एंड्रयू। वो बहुत जल्दी में काम करती है। तुम अभी बहुत छोटी हो। वो क्यों चाहेंगी कि तुम्हारी शादी करवा दी जाए? मैडम मेबल हैम्पटन की नीयत अच्छी है। सालों को गिनते हुए मैं अब शादी की उम्र तक पहुंच चुकी हूँ। आखिरी वक्त में भागदौड़ करने से बेहतर है पहले से तैयारी करना। हम अभी इस मसले को छोड़ दो। मैं माँ से इस बारे में बात करूंगी। क्या यह है कि एंड्रयू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो? इस पर बात ना करें। हिज मैजेस्टी प्रिंस रीजेंट और मुझे विजय समारोह देंगे। तुम मेरे साथ चलना। मेरे पास और भी काम है, तो मैं अब जा रही हूँ। अच्छी तरह आराम करो। एंड्रयू ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ महल के समारोह में चलूं। सोफी, मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। युवा जनरल आ चुके हैं। क्या वो हैम्पटन परिवार की गोद ली हुई कोरा विटमैन है? वो सचमुच उतनी ही खूबसूरत है जितना लोग कहते हैं। सच है। मैंने सुना है वो बहुत शिक्षित और समझदार हैं और बांसुरी भी बहुत सुंदर बजाती हैं, लेकिन उनकी शक्ल भी इतनी आकर्षक है। अगर मैं उन्हें अपनी पत्नी बना सकूं, तो मेरी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रहेगा। जाओ हैम्पटन परिवार की कोरा विटमैन के पास। हमारे सरदार ने सभी महिलाओं के लिए घूंघट तैयार करवाए हैं। कृपया इन्हें पहन लें। उनकी इस खास सोच को नज़रअंदाज मत करें। राज्य अध्यक्ष का इससे क्या मतलब है? यहाँ गर्मी भी नहीं है। अचानक उन्होंने हमें घूंघट क्यों भेज दिए? आवाज़ धीमी रखो। यहाँ तक कि महामहिम भी उनके गुस्से से बचते हैं। हमें वही करना चाहिए जो उन्होंने कहा है। सरदार जी, महामहिम ने आम लोगों में से एक लोक नाटक मंडली मंगवाई है जीत की खुशी में। अभी पीछे वाले बगीचे में मंच लगाया गया है। आप क्या सोचते हैं? महामहिम की अच्छी मंशा है, तो मैं उन्हें कैसे निराश कर सकता हूँ। सभी लोग मेरे साथ पीछे वाले बगीचे चलिए, कहीं महामहिम नाराज न हो जाएं। मालकिन, आज मौसम भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश आ जाएगी। क्या हम हैम्पटन मैनर वापस चलें? कोरा, थोड़ा रुक जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ठीक है, शुक्रिया। सरदार जी, क्या मैं मिस विटमैन से कहूं कि बारिश से बचने के लिए गज़ेबो में चलें? आज मिस विटमैन का व्यवहार नगर में फैली कहानियों से काफी अलग है। हर आम इंसान में दो पहलू होते हैं। मुझे छाता दो।
तुम यहाँ हो। मेरे ऊपर वाली मैम साहब, आप आखिर जाग गईं। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी ये नौकरानी जीना नहीं चाहती। कहाँ? मैं कहाँ हूँ? ये प्रिंस रिजेंट के महल का साइड चैम्बर है। एंड्रू कहाँ है? वो कहाँ है? क्या वो मुझसे मिलने आया है? उनका नाम मत लीजिए मैम साहब। एलन को अचानक बुरा सपना आया था और एंड्रू इतना परेशान हो गया कि वो पहले ही चला गया। मैम साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, दवाई की कटोरी थोड़ी गर्म थी, मैं ठीक से थाम नहीं पाई। आपकी नौकरानी अयोग्य है, उसमें हुनर की कमी है। जाओ और इनके लिए दवाई की दूसरी कटोरी ले आओ। जी। मिस विटमैन, मैंने आपके लिए डॉक्टर बुलवाया है जो आपकी नब्ज देखकर यह दवाइयां लिखी हैं। क्या आप अपने रक्षक को देख रही हैं? मैं कोरा विटमैन प्रिंस रिजेंट का धन्यवाद करती हूँ। आपको बहुत तेज जुकाम है, इतनी गहरी झुकने की जरूरत नहीं। वैसे एंड्रू आपका स्टोन क्रेस्ट गेट पर इंतजार कर रहा है। बताओ, आप यहाँ मेरे साथ रहकर ठीक होना चाहेंगी या उसके साथ वापस जाना चाहेंगी? आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद सरकार। अब मैं चलती हूँ। एक खूबसूरत और संस्कारी लड़की ही एक अच्छे इंसान की चाह होती है। वो एक सुंदर कन्या है जिसकी आंखें चमकीली और स्वभाव नम्र है। हमारे पास आगे बहुत समय है। एलन को बुरा सपना आया और उसका सिर दर्द बहुत तेज था। मुझे कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे जल्दी घर लौटना पड़ा उसे देखने के लिए। तुम भी ना पगली, बारिश से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? वो अब भी मेरी परवाह करता है, लेकिन यह कभी भी वह तन्हाई नहीं थी जो मैं चाहती थी। मेरी प्यारी इच्छाएं लगता है आखिरकार एक मजाक ही बन गईं। क्या एलन के बुरे सपने का कारण पता चल गया है? मैंने डॉक्टर से जांच करवाई है, वो अब दवा लेने के बाद बहुत बेहतर है। कौन सा बुरा सपना? मुझे लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया। कोई हैरानी नहीं। तुम तो बांसुरी में माहिर हो, इसलिए मैंने आम लोगों से यह दुर्लभ बांसुरी खरीदकर तुम्हारे लिए खास मंगवाई। 24 पुलों के ऊपर चांदनी में। कहाँ है वो सुंदरता जो बांसुरी सिखा रही थी? ये बांसुरी तुम्हारे लिए एकदम सही है। धन्यवाद एंड्रू, लेकिन अब मुझे बांसुरी पसंद नहीं। मैं कभी पसंद करूंगी। कोरा, तुमने कितना सहा है? एंड्रायू, वो तो एलन पर ही फिदा है। कैसे हिम्मत हुई उसे तुम्हें बारिश में अकेला और बेसहारा छोड़ने की? मैंने उसे पहले ही आदेश दे दिया है कि वंश कक्ष में घुटनों के बल पश्चाताप करे। जो किया है उस पर सोचने दे उसे। आओ, एक घूंट और ले लो। जरूरत नहीं है मैडम मेबल, मैं खुद कर सकती हूँ। मेरी बात सुनो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूं कि चल न सकूं। जब तक मैं देख न लूं कि तुमने दवा पी ली है, मेरा मन शांत नहीं होगा। मैडम मेबल, आपकी हैसियत इतनी ऊंची है, आप कैसे किसी बाहरी को खुद दवा दे सकती हैं? मैंने कोरा को बड़ा होते देखा है। मेरे लिए वो कोई बाहरी नहीं है, वो मेरी अपनी बेटी जैसी है। क्या मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती? वो तो बस एक अनाथ लड़की है, विलक्षण वंश की। उसको हैम्पटन मैनर में सारी मोहब्बत क्यों मिलती है, जबकि मेरी बेटी को तो सिर्फ किसी छोटे अफसर से शादी करनी पड़ेगी। मैडम मेबल, मैंने सुना है कि आप 3 दिन से सोई नहीं हैं कोरा की शादी के लिए। मेरे पास एक उम्मीदवार है, पक्का अच्छा रिश्ता है। सच में? कौन है वो? टिमोथी रसल, मिस्टर रसल का अकेला बेटा। पिछले साल ही सयाना हुआ है। काफी सुंदर है, बहुत हुनरमंद है और अभी तक शादी नहीं हुई है। उसका घराना हमारे जैसा है। ठीक तो लगता है, पर उसका स्वभाव पता नहीं। जांच पड़ताल के बाद मैं तय करूंगी। जी मैडम। टिमोथी रसल से कह दो, अगर उसे अपनी सुंदर राजकुमारी चाहिए तो उसे आगे आना होगा और हिम्मत दिखानी होगी। जी। मेरी लेडी, ये बांसुरी, क्या आप सच में इसे बजाना बंद कर देंगी? हाँ, आज से मैं फिर कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाऊंगी। मेरी लेडी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? सोफी, बताओ मुझे, अगर कोई किसी को 10 साल तक प्यार करता है, क्या उसे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए? आपकी सेविका इन बातों को नहीं समझती। मैं भी नहीं समझती। मैंने सोचा था कि अगर मैं अच्छी, आज्ञाकारी और समझदार रहूं, तो शायद वह मुझे एक दिन देखेगा। लेकिन इन 10 सालों में उसने मुझे हमेशा अपनी बहन की तरह ही समझा। तो क्या आप फिर भी शादी करेंगी? मैडम मेबल की जो तस्वीरें आई हैं, कृपया उन्हें मेरी तरफ से लौटा दें। उन्हें कह देना मैं फिलहाल शादी के बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैडम मेबल हैम्पटन, मैं खुद उन्हें बता दूंगी। कोरा,
अभी आपने कहा आप शादी पर चर्चा नहीं करना चाहती। हाँ, मुझे पता है कि मैं अब जवान नहीं रही, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बाकी बातों को मैं किनारे कर दूंगी। कोरा, मैडम मेबल हैम्पटन ने आपको लेकर बहुत चिंता की है। इस तरह से मना करके क्या आप मैडम मेबल हैम्पटन की नेक इच्छाओं का अपमान नहीं कर रही हैं? इसके अलावा कौन सी कन्या अविवाहित ही रह जाती है? मैं आपकी मेहरबानी समझती हूँ और मुझे यह बात भी समझ आती है, लेकिन शादी पूरी जिंदगी का मामला है। मैं लापरवाही नहीं करना चाहती। कोरा, सच सच बताओ मुझे, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? नहीं, मैं सिर्फ शादी नहीं करना चाहती। बस इतना ही। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम खड़ी हो सकती हो। सोफी, ये सेब के पेड़ जिस साल मैं हैम्पटन मैनर आई उसी साल लगाए गए थे। हाँ, तुम उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। 8 साल हो गए हैं। हर साल फूल खिलते हैं, लेकिन मैं वैसी की वैसी ही हूँ। मालकिन, राजकुमार रीजेंट से आया वो मोती का बक्सा, क्या आप सच में उसे ठुकरा देंगी? मैं बिना मेहनत के उपहार स्वीकार नहीं करूंगी। इसी के अलावा मैं राजकुमार रीजेंट से बस एक ही बार मिली थी, वो तो सिर्फ शिष्टाचार था। फिर भी आपकी नौकरानी ने सुना है कि राजकुमार रीजेंट कभी किसी और को तोहफा नहीं देते। मिस्टर रसल, 1 मिनट रुकिए। कोरा अभी आती ही होगी। आप बहुत दयालु हैं। मैंने बहुत सुना है कि मिस विटमैन कितनी बुद्धिमान और खूबसूरत है। आज उन्हें देखना सौभाग्य की बात है। नमस्ते श्री रसल। कृपया औपचारिकता में ना पड़िए मिस विटमैन। मैं टिमोथी रसल हूँ। मेरे पिता कार्मिक विभाग के उप मंत्री हैं। मैंने मिस विटमैन की प्रतिभा के बारे में बहुत पहले से सुना है। आज आपसे मिल रहा हूँ। आप सच में अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप हैं। कृपया बैठिए श्री रसल। कोरा, श्री रसल हमेशा से तुम्हारी विद्वता की प्रशंसा करते आए हैं। उनसे बातचीत करो। आप तारीफ कर रहे हैं श्री रसल। मैं तो बस एक साधारण महिला हूँ। ऐसी विद्वता मुझ में कहाँ है। आप बहुत विनम्र हैं मिस विटमैन। सब जानते हैं कि आप राजधानी की कुलीन महिलाओं में सबसे अलग हैं, खासकर बांसुरी के मामले में। मैंने बहुत समय से बांसुरी नहीं बजाई है। क्या हमारे यहाँ कोई मेहमान है? एंड्रू, तुम वापस आ गए। ये श्री रसल हैं, कार्मिक विभाग के उप मंत्री के पुत्र, आज मिलने आए हैं। नमस्ते जनरल। कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है। श्री रसल आज कैसे आए? बस सामाजिक बातचीत के लिए, ताकि जान पहचान हो सके। श्री रसल काफी युवा हैं और पहले ही प्रांतीय ग्रेजुएट बन चुके हैं। उनका भविष्य उज्जवल है। अगर श्री रसल यहाँ कोरा के लिए आए हैं तो सीधी बात करो। कोरा हमारे परिवार की गोद ली हुई बेटी है, पर मैडम मेबल उसे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। उसकी शादी किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा नहीं मांगी जा सकती। आप मजाक कर रहे हैं जनरल। मैं बस मिस विटमैन की प्रतिभा की प्रशंसा करता हूँ। मैं केवल उनसे जान पहचान करना चाहता हूँ। श्री रसल, मिस्टर रसल, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। मैं अब जा रही हूँ। सोफी, चलो। मैडम, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? उस टिमोथी रसेल की नजर ठीक नहीं है। मैं उसके आसपास नहीं रहना चाहती। कोरा, क्या तुम ठीक हो? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद एंड्रू। मैं ठीक हूँ। वो टिमोथी रसेल सही इरादों वाला नहीं है। अगर वो फिर आए तो मुझसे दूर रहना। चिंता मत करो एंड्रू, मुझे पता है कि मुझे कैसे व्यवहार करना है। मालिक, मिस विटमैन ने मोती वापस कर दिए हैं। उन्होंने कहा वो बिना मेहनत के मिले एहसान स्वीकार नहीं करेंगी। वो काफी जिद्दी है। मालिक, क्या हमें कुछ और भेजना चाहिए? जरूरत नहीं है। अगर वो उन्हें नहीं लेंगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन जाकर पता करो मिस विटमैन इन दिनों क्या कर रही हैं। उनको परेशान मत करना। जी मालिक। अब रही बात उस टिमोथी रसेल की, उसकी पृष्ठभूमि की पूरी छानबीन करो। मैं समझ गया। मालकिन, अब विश्राम का समय हो गया है। आपको क्या लगता है कि प्रिंस रीजेंट कैसे व्यक्ति हैं? मैंने सुना है कि प्रिंस रीजेंट बहुत निर्दयी हैं। इस राजधानी में सभी उनसे डरते हैं। लेकिन मालकिन, वो आपके साथ अलग व्यवहार करते हैं। कैसे? उन्होंने आपको मोती भेजे और खुद एक चिट्ठी भी लिखी। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने किसी और लड़की के लिए ऐसा किया हो। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे बारिश में फांसने दिया। उन्हें सिर्फ अपराध बोध हुआ। अगर कोई और होती तो वो भी यही करते। मुझे इसमें बहुत शक है। डैरियस पर्सी,
तुम मेरी मदद क्यों करते हो? मैडम मेबल हैम्पटन, इन संतरे को ट्राई कीजिए, ये बहुत ताज़े हैं। आज मिस्टर रसेल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैडम मेबल हैम्पटन, मिस्टर रसेल वाकई दुर्लभ प्रतिभा है। उनका खानदान भी बेहद अच्छा है, उनका चरित्र भी मजबूत है। वो कोरा के लिए भी काफी समर्पित हैं। अगर ये शादी हो जाती है तो कोरा को पूरी जिंदगी के लिए कोई सहारा मिल जाएगा। मुझे लगता है लड़के में साफ सुथरी और ईमानदार छवि है, लेकिन कोरा का दिल उनके लिए नहीं है। मैं उस पर दबाव नहीं डालूंगी। मैडम मेबल हैम्पटन, एक लड़की की शादी सिर्फ उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ी जा सकती। कोरा अभी छोटी है। अगर आपने अभी उसके लिए रिश्ते नहीं देखे तो आगे चलकर अगर उसकी शादी गलत हो जाती है, उसी के लिए आप जिम्मेदार होंगी। आपकी बातें सही हैं, लेकिन मेरी कोरा के लिए अपनी ही योजनाएं हैं। अब आप जा सकती हैं। वो तो बस बाहरी है, फिर भी सोचती है कि इतनी चुनिंदगी कर सकती है। कोरा, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? ऐसा क्यों कह रही हैं, मैडम मेबल? कोरा, अब इसे छुपाने की कोशिश मत करो। तुमने रसेल परिवार का प्रस्ताव ठुकरा दिया और बाकी रिश्ता भी देखना नहीं चाहती। मैडम मेबल और मैंने सब कुछ देख लिया है। अगर कोई और है तो साफ साफ कह दो। मैडम मेबल जरा भी तंग नहीं करेंगी। मेरे दिल में कोई नहीं है। मुझे बस लगता है कि शादी जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहती हूँ। कोरा, मेरी आंखों में देखकर बताओ। मैडम मेबल, सच में मेरे दिल में कोई नहीं है। मैं मानती हूँ तुम्हारी बात, पर याद रखो किसी लड़की की जवानी जल्दी बीत जाती है। तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकती। जी मैम। धीरे चलिए मेरे लार्ड। मेरे लार्ड, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा घुटन जैसा महसूस हो रहा है। मेरे लार्ड, आप मैडम मेबल को सच क्यों नहीं बता देते? सच? उनको बताऊं कि मैं 10 साल से एंड्रयू से प्यार करती हूँ, कि मैं देखती रहती हूँ वह बार बार सौगातें स्वीकार करता है और मेरा दिल बार बार टूटता है। उससे क्या बदल जाएगा? कुछ बातें कहना बेहतर नहीं होता। जनरल, मैंने आपके लिए थोड़ा सूप बनाया है, गर्म है, पी लीजिए। अभी आप कहाँ गए थे? मैं जब बाग में टहल रही थी, मिस विटमैन से मिल गई। वह क्या कर रही थी? मिस विटमैन फूलों के बीच बैठी थी। वह बहुत उदास लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, पर उसने कहा कुछ नहीं है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। जनरल, मिस विटमैन ने कहा कि वह अकेला रहना चाहती है। इस वक्त आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। एलेन, तुम्हें क्या लगता है, क्या कोरा को सगाई की बात करनी चाहिए? मिस विटमैन अब कोई कम उम्र की तो नहीं रही। क्या मैडम मेबल हैम्पटन इस बारे में पता नहीं कर रही थी? असल में मिस विटमैन खुद इसमें दिलचस्पी नहीं रखती। अंदर क्यों? जनरल, क्या आपको वाकई पता नहीं है क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझे बस लगता है कि मिस विटमैन इतने सालों से हैम्पटन परिवार के साथ हैं। वो तो आपकी बहन जैसी हैं। कुदरतन उन्हें यहाँ से जाना सहना मुश्किल है। अगर मैं उनकी जगह होती तो मुझे भी जाने का मन नहीं करता। यहाँ से जाने का मन नहीं है, रहने दो। आओ इस बारे में बात ना करें। मेरी मालकिन, आज गार्डन में आपने जनरल को सच क्यों नहीं बताया? सच? उन्हें क्या बताऊं कि उनकी प्यारी छोटी बहन उन्हीं पर फिदा है। मालकिन, ऐसी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए। मुझे पता है कि उसे भी उससे लगाव है। बस फर्क इतना है कि अब तक उसे एहसास नहीं हुआ। फिर आप? मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक उसे सच पता चलेगा, कोरा विटमैन शायद कब की शादी कर चुकी होगी। एंड्रयू, आज तुम इतने गुमसुम क्यों हो? माँ, कोरा की शादी के बारे में आपका क्या प्लान है? क्यों? तुम्हारी अचानक दिलचस्पी क्यों है? अरे वह भी तो हैम्पटन परिवार का हिस्सा है। ऐसे में मुझसे पूछना तो बनता ही है। वो तैयार नहीं है। मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकती। थोड़ा और इंतजार करते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें माँ। वो लड़का उम्मीद है कि कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। मेरे साहब, वो रेशम का फूल देखिए, कितना खूबसूरत है। वाकई बहुत अच्छा है। मिस विटमैन, ये कितनी संयोग की बात है। मिस्टर रसेल। मिस विटमैन, आज आपको अचानक मिल गया। ये तो किस्मत ही है। ये गुलदस्ता आपके लिए है, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। आपकी मेहरबानी है मिस्टर रसेल। मैं आपकी अच्छाई की कदर करती हूँ, लेकिन मैं ये गुलदस्ता स्वीकार नहीं कर सकती। मिस विटमैन, ये तो सिर्फ एक गुलदस्ता है। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं हमारे बीच।
मिस्टर रसेल, हमें सबके सामने थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। मिस्टर रसेल, दिन दिहाड़े आप क्या कर रहे हैं? सोचिए। मैं तो बस मिस विटमैन से टकरा गया था, सिर्फ एक अभिवादन किया। मिस विटमैन, क्या मैं किसी को आपके साथ भेज दूं? शुक्रिया आपकी मेहरबानी का, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी नौकरानी मेरे साथ है, तो हम ठीक रहेंगे। तो फिर रास्ते में ध्यान रखना मिस विटमैन। अगर किसी ने आपको परेशान किया तो सीधा प्रिंस मेंशन को खबर कर दीजिए। मेरे महाराज प्रिंस रीजेंट हमारी मदद कर रहे हैं, है ना? चलो चलते हैं। मेरे महाराज, क्या आपने कहा नहीं था कि अब कभी इसे नहीं बजाएंगे? हाँ, ये एक यादगार है। किस चीज की यादगार? ए सोफी, क्या तुम्हें वह रात याद है जब हम नदी के किनारे थे, जब हमने आसमान में लैंटर्न छोड़े थे कुछ साल पहले? मुझे याद है, तुम और एंड्रू साथ गए थे। सिर्फ हम नहीं थे, कोई और भी था। मैडम मेबेल, क्या हो गया? मदद करो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। दादी, क्या हुआ? मुझे देखो। डॉक्टर कहाँ है? क्या वो आ गया? वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो रास्ते में है। यह अचानक हालत है। शुक्र है जल्दी पता चल गया। अगले कुछ दिनों में उन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए और नहीं ज्यादा थकना चाहिए। कोरा, तुम्हारा वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा है। तुमने पूरी रात नींद नहीं ली है ना? मुझे थकान नहीं है। दादी, कृपया अपनी दवा ले लीजिए, जल्द ही आप बेहतर महसूस करेंगी। अब जब मैडम मेबल बीमार पड़ गई हैं, शायद वो किसी अशुभ संकेत की वजह से परेशान हुई हों। मैंने सुना है कि कुछ लोगों की किस्मत में ही होता है कि वो अपने परिवार के लिए दुर्भाग्य ले आते हैं। रूथ वॉलिस, तुम इसका मतलब क्या निकाल रही हो? मैंने ऐसा कोई मतलब नहीं निकाला। मैं बस मन में सोच रही थी। मैडम मेबल हैम्पटन की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें पूरी तरह से आराम की जरूरत है। अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकती तो तुरंत यहाँ से चली जाओ। मैडम मेबल हैम्पटन बीमार है। हाँ, कहा जा रहा है कि उन्हें तेज बुखार है। एक डॉक्टर को बुलाया गया है। मिस विटमैन लगातार उनकी देखभाल कर रही हैं। मुख्य डॉक्टर को बुलवाओ। मुझे हैम्पटन मैनर तक ले चलो। माय लॉर्ड, आपका उनके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। अगर आप अचानक मिलने जाएंगे तो क्या असहज नहीं लगेगा? एंड्रयू मेरा साथी है। उसकी माँ अभी बीमार है। अगर मैं हालचाल पूछने जाऊं तो इसमें क्या गलत है? मैं अभी मुख्य डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप आए, माय लॉर्ड। माफ कीजिएगा, हम बाहर आकर आपका स्वागत नहीं कर पाए। मुझे पता नहीं था कि आप। मुझे पता चला मैडम मेबल की तबीयत ठीक नहीं है। मैं मुख्य डॉक्टर को साथ लाया हूं ताकि वह उन्हें देख ले। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। कृपया अंदर आइए। आपने मेरी माँ की इतनी देखभाल की, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपका बस धन्यवाद ही कर सकता हूँ। इतनी औपचारिकता मत करो एंड्रयू। हम दोनों एक ही जंग के मैदान में खून बहा चुके हैं। हम तो भाइयों जैसे हैं। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ जैसी है। असल में इसका मकसद क्या है? माय लॉर्ड, मैडम मेबल अब खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। मैंने दवा लिख दी है। धन्यवाद। मैं खुद ही किसी को हर रोज दवा देने के लिए भेजूंगा। माय लॉर्ड, इसकी जरूरत नहीं है। मुख्य डॉक्टर की दवा कहीं और से नहीं मिल सकती। इतनी औपचारिकता मत करो एंड्रयू। मेम साहब, तेज हवा चल रही है, कृपया ये पहन लीजिए। हवा तेज हो रही है। अगर विटमैन जी को आपत्ति न हो। आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है सर। कोरा, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। एंड्रू तुम्हारी बहुत परवाह करता है। चलो चलते हैं। सर,
अब घर लौटने का वक्त हो गया है। बताइए, क्या आपको लगता है उसने मुझे बहुत ही सीधे तौर पर लिया? सर, आप तो बस चिंता कर रहे थे कि विटमैन जी कहीं सर्दी न लगा ले। इसमें कोई अनुचित बात नहीं थी। विटमैन जी को बुरा नहीं लगना चाहिए। युद्ध में हजारों सैनिकों का सामना करते वक्त मैं कभी नहीं डगमगाया, लेकिन अभी चादर देते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था। चलो वापस चलते हैं। मेम साहब, अभी राज प्रतिनिधि वो तो आपकी फिक्र कर रहे थे, है ना? सालों पहले नदी किनारे उस रात जब हमने आसमान में लैंप छोड़े थे, मैंने राज प्रतिनिधि को देखा था। क्या? डेरियस पर्सी। वो अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। तो सरकार, वो आपको बहुत समय से जानता है। मैंने उसे एक आकाशदीप दिया और कहा कि अपनी भावनाएं उसमें लिख दे। वो बहुत देर तक लिखता रहा। जब वो लिख चुका तो बस मुझे देखता ही रहा। क्या आपको याद है वो, सरकार? तब नहीं था, लेकिन अब याद है। उसे याद है। मुझे भूल गया था, लेकिन उसे अब भी याद है। मेरी मैडम, वो आपके लिए कितना समर्पित है। क्या आपके मन में उसके लिए कोई विचार है? किस तरह के विचार? बस आप जानती हैं, उसी तरह के विचार। प्रिंस रीजेंट बहुत ताकतवर और प्रभावशाली है, और वो बहुत हैंडसम भी है। वो सच में आपकी परवाह करता है। अगर कोई और लड़की होती तो शायद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, है ना? सोफी, मैं कोरा विटमैन ऐसी इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी अहमियत साबित करने के लिए किसी से चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसने मेरी मदद की, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन वो सिर्फ कृतज्ञता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरी मैडम, क्या एंड्रयू के साथ भी ऐसा ही नहीं था? ये अलग है। मेरी एंड्रयूज के लिए भावनाएं बस एक थीं। मुझे अब उसे छोड़ देना चाहिए। सोफी, मुझे बताओ, अगर कोई एक ही इंसान से 10 साल तक प्यार करता है, क्या वो मूर्ख है? मेरी मैडम, आप मूर्ख नहीं हैं। ये एंड्रयू की ही कमी है। ये उसकी कमी नहीं है। मैंने बस अपना दिल गलत इंसान को दे दिया। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, मुरझाते हैं और फिर से खिलते हैं। मैंने 10 साल इंतजार किया है। अब मेरे अपने बसंत का वक्त आ गया है। आप कहाँ जा रही हैं मिस विटमैन? मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद प्रिंस। मैं तो पैदल ही जा सकती हूँ, ये ज्यादा दूर नहीं है। ये दवाई है, मैंने पहले ही बनवा ली है। अब आपको फार्मेसी जाने की जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती कैसे आपका एहसान चुकाऊं। धन्यवाद की जरूरत नहीं है मिस विटमैन। बस मैडम मेबल हैम्पटन ठीक रहें, मेरे लिए वही सुकून काफी है। मेरी लेडी, प्रिंस रीजेंट को कैसे पता चला कि आप दवाई लेने जा रही थीं? शायद वो हमेशा से मेरी परवाह कर रहे हैं। कोरा, 2 दिन में राजधानी के बाहर क्लियरवेल एबी में एक बौद्ध समारोह है। सुनने में आया है कि वो बहुत असरदार है। मैडम मेबल हैम्पटन की बीमारी कितनी अचानक थी। क्यों ना आप उनकी ओर से वहां जाकर अगरबत्ती चढ़ाएं और उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करें? आप सही कह रही हैं रूथ वालिस। मैंने तो यही सोच रखा था। इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में आप मेरी देखभाल करते करते बहुत थक गई हैं। मैं अभी जाकर गाड़ी का इंतजाम कर देती हूँ। तुम कौन हो? दिन दहाड़े हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की हम पर हमला करने की? मिस विटमैन, आप ठीक हैं? मैंने चीख सुनी और भाग कर आया। क्या संयोग है मिस्टर रसल? सर, इन लोगों के पास रसल हवेली की कमर की तख्तियां मिली हैं। सर, यह कोई गलतफहमी है। मिस विटमैन, क्या आप मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलेंगी? धन्यवाद। मिस विटमैन, क्या आपको मेरी मदद चाहिए?
आपको कैसे पता चला कि टिमोथी रसेल क्लियरवेल एबी में जाल लगाएगा? मुझे नहीं पता था, मैं बस वहां से गुजर रही थी। मेरे साहब, आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि आप इसके लायक हैं। मेरे साहब, कोरा आज क्लियरवेल एबे गई थी, आप उसे वापस क्यों लेकर आए? टिमोथी रसेल ने क्लियरवेल एबे में एक जाल लगाया था। मैं वहां अचानक पहुंच गया, तो मैंने उसे बचाया। एंड्रयू, ये सच है। अगर प्रिंस रीजेंट ना होते, मुझे डर है कि मैं... मेरे साहब, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती, आप हमेशा कोरा के आसपास क्यों नजर आते हैं? मुझे मिस विटमैन पसंद है। अगर आप दिलचस्पी नहीं रखते तो उनका वक्त मत खराब कीजिए। अगर रखते हैं तो कुछ सच्चाई दिखाइए। एंड्रयू, मेरे साहब, मैं पहले अंदर जा रहा हूँ। मेरी मैडम, आप इतनी तेज क्यों चल रही हैं? ऐसी बातें मत सुनिए जो आपको नहीं सुननी चाहिए। पर मैंने सुन ली। प्रिंस रीजेंट ने कहा है कि उन्हें आप पसंद हैं। सोफी, मेरी मैडम, क्या सच में आपको बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता? प्रिंस रीजेंट आपके लिए एंड्रयू से कहीं ज्यादा समर्पित हैं। डारियस पर्सी, आप आखिर चाहते क्या हैं? जनरल, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? एलेन, सीधे सीधे बताओ, क्या मैंने कोरा के साथ बहुत अनदेखी कर दी है? जनरल, आप उसके साथ अपनी सगी बहन जैसा व्यवहार करते हैं। आप कैसे परवाह नहीं कर सकते? बहन, वो मेरी बहन नहीं है। वो और मैं रक्त संबंधी नहीं है। जनरल, मिस विटमैन को कभी ना कभी शादी तो करनी ही है। अगर आपको उसे छोड़ने में दिक्कत है तो आपको उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लेना चाहिए। शादी? वो शादी नहीं कर सकती। जनरल, मिस विटमैन आपकी नहीं है। मैडम मेबल हैम्पटन, मेरे बेटे को मिस विटमैन से पहली नजर में प्यार हो गया है। वो दिन रात उनके लिए तड़पता है। मैं आज यहाँ आने की इजाजत ले रहा हूँ, सिर्फ उनका हाथ मांगने के लिए आया हूँ। यह सगाई की लिस्ट है, कृपया इसे देखिए। मैडम मेबल हैम्पटन। कोरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैडम मेबल हैम्पटन, मिस्टर रसेल का परिवार अच्छा है और उनका चरित्र भी बेहतरीन है। यह एक शानदार रिश्ता है। अगर कोरा उनसे शादी कर ले तो उसकी जिंदगी सुख और खुशियों से भर जाएगी। आपकी दयालुता के लिए मैं आभारी हूँ, मिस्टर रसेल। मैं सचमुच धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मुझे मना करना पड़ेगा। मिस विटमैन, क्या आप मेरे परिवार के दर्जे को कम समझ रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस शादी में दोनों तरफ का प्यार जरूरी होता है। मुझे मिस्टर रसेल के लिए कोई भाव नहीं है। मिस विटमैन, मेरे जज्बात आपके लिए सच्चे हैं। आप इतनी बेरहम क्यों हैं? मिस्टर रसेल, जज्बात जबरदस्ती नहीं होते। मैंने आपको एक जेंटलमैन की तरह सम्मान दिया। कृपया खुद का भी सम्मान करें। आप समझते क्या हैं खुद को? आप तो बस एक अनाथ है, गोद ली हुई बेटी। हम रसेल परिवार आपको अपनाने को तैयार है। यही आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। बस बहुत हुआ। कोरा विटमैन हैम्पटन परिवार की बेटी है। कोई ऐसी लड़की नहीं जिसे आप यूं ही अपमानित कर सकें। कोरा विटमैन हैम्पटन परिवार की बेटी है, ऐसी जिसे तुम मनमर्जी से अपमान नहीं कर सकते। कोरा, तुमने पहले रसल परिवार को ठुकरा दिया था। एक बार ये बात बाहर आ गई तो तुम्हारी प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। मुझे पता है, पर मैं खुद पर कोई अन्याय नहीं करती। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, बस किस तरह का इंसान तुम सच में चाहती हो। मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो कोई है जो मुझे दिल से चाहता है। मेरे परिवार के रुतबे के लिए नहीं, मेरे चेहरे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। बेवकूफ लड़की, ऐसा कोई मिलना बहुत मुश्किल है। अगर वो मिलना मुश्किल है तो मैं इंतजार करूंगी। मेरी मोहतरमा, आपने रात के खाने में ज्यादा कुछ नहीं खाया, कुछ नाश्ता लीजिए। सोफी, मुझे बताओ, सच्चा प्यार करने का सही मतलब क्या होता है? मुझे लगता है इसका मतलब है आपका मन हमेशा उसी के बारे में सोचता है। उसके चले जाने पर आप उसे बहुत याद करते हैं और उसे देखकर आपका दिल तेज धड़कता है। एक बार मैं भी एंड्रू के लिए ऐसे ही महसूस करती थी, लेकिन अब मुझे वैसा महसूस नहीं होता। तो अब आप किसके बारे में सोच रही हैं, मेरी मोहतरमा? क्या आप लिख रही हैं, मेरी मोहतरमा? आप बहुत बोलती हैं।
ये सब साफ कर दो। हुजूर, टिमोथी रसल केस का मामला सुलझ गया है। हाईकोर्ट जिला ने उसे 30 बेंत की सजा और 1000 का जुर्माना लगाया है। श्री रसल की पद में 3 स्तर की गिरावट हुई है। उन्हें बहुत ही हल्की सजा मिली। हुजूर, वो चीज जो आपने ढूंढवाने को कहा था, यह बहुत कीमती है, वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। तो अब आप क्या भेजने का इरादा रखते हैं हुजूर? यह भेजिए, साथ में एक नोट लगा दीजिए। नोट में क्या लिखा जाएगा हुजूर? अगर तुम बांसुरी बजाना नहीं चाहती तो मेरी बांसुरी सुन लो। मैडम, ये रीजेंट्स मेंशन से आया है। मैडम, रीजेंट ने क्या लिखा है? उन्होंने कहा अगर आप बांसुरी नहीं बजाना चाहती तो मेरी बांसुरी सुन लें। क्या इसका मतलब है कि रीजेंट आपके लिए बांसुरी बजाने वाले हैं? टिमोथी रसेल, असल में आप क्या चाहते हैं? माँ, पापा, ऊपर से देख रहे हो ना? लगता है आपकी बेटी किसी से मिल चुकी है। जूलिया, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैं अब जाती हूँ। मैडम मेबल आज बहुत बेहतर मूड में हैं। वो आज बाग में टहलना चाहती हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में उनके साथ चलूंगी। जूलिया, वापस आओ। कुछ और काम था मैम? ये तुम्हारा है। ये मेरा नहीं है। ओह कोरा, ये कमरा काफी अच्छी तरह से रखा गया है। बिना दस्तक दिए आना। रूथ वॉलेस, यहाँ किस काम से आई हो? मुझे सूचना मिली है कि तुमने अपने कमरे में कुछ प्रतिबंधित चीज छुपाई है। बड़ी होने के नाते मुझे तो आकर जांचना ही चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैम का कमरा तुम अपनी मर्जी से नहीं छान सकते। तलाशी लो, अच्छी तरह से देखो। ये क्या है? यंग जनरल का पर्सनल जेट पेंडेंट तुम्हारे कमरे में कैसे आया? ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। तुम्हें नहीं पता? पेंडेंट तुम्हारे कमरे में मिला है और तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता? अटेंडेंट्स, जाओ मैडम मेबल हैम्पटन को बुलाओ। कोरा, इस पेंडेंट के साथ क्या चल रहा है? दादी, मुझे नहीं पता। मैंने कभी एंड्रू का पेंडेंट नहीं लिया। यह सच में मेरा है, लेकिन कोरा ऐसी लड़की नहीं है। युवा जनरल, उसे धोखा मत खाने दीजिए। बाहरी होने के नाते वह हैम्पटन परिवार के आसपास ही घूमती रहती है। कौन जानता है उसकी क्या योजना है? रूथ वॉलेस, आपको अपनी बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत आपके कमरे में ही था। आपको और किस तरह के सबूत चाहिए? मैडम, उसने सच में नहीं किया। यह पेंडेंट जरूर फंसाने के लिए रखा गया होगा। फंसाने के लिए? कौन उसे फंसाएगा? वह खुद ही लापरवाह थी, अब दूसरों पर आरोप लगा रही है। कोरा, पहले उठो। दादी, मैं यहाँ 10 साल से हूँ। क्या मैंने कभी एक भी ऐसा काम किया है जिससे हैम्पटन परिवार के साथ गलत हुआ हो? मैंने नहीं किया। तो क्या दादी मुझे मानती हैं? मैडम मेबल हैम्पटन, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैडम मेबल, माफ कीजिए, मैं बीच में आ गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। आप बहुत औपचारिक हो रही हैं। क्या है जो आप चर्चा करना चाहती हैं? कुछ दिन पहले मैंने हैम्पटन मैनर के गार्डन में एक जेड पेंडेंट पाया। क्योंकि वो बिल्कुल उसी जैसा था जैसा मेरे पास पहले था, मैंने उसे अपने पास रख लिया। अभी पता चला कि वो एंड्रयू का है। ये नामुमकिन है। क्या आप कहना चाह रही हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? रूथ वॉलेस, अगर मिस विटमैन सच में पेंडेंट चुराना चाहती तो एक ही काफी होता, वो 2 क्यों छुपाएगी? और फिर अगर उसका एंड्रयू के साथ सच में गलत रिश्ता है तो वो इतनी लापरवाह क्यों होगी? कमरे में पेंडेंट छोड़ देगी ताकि कोई ढूंढ ले। कोई है? अंदर आओ। जूलिया को लेकर आओ। बोलो, किसने तुम्हें उससे फंसाने को कहा? मैडम मेबल, कृपया मुझ पर दया करें। रूथ वॉलेस ने मुझे ये करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पेंडेंट मिस विटमैन के कमरे में छुपा दूं तो मुझे 50 चांदी के सिक्के देंगी। रूथ वॉलेस, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैडम मेबल, मैं तो सिर्फ हैम्पटन परिवार के भले के लिए कर रही थी। कोरा विटमैन सिर्फ बाहर वाली है। उसे यहाँ रखना हमें सिर्फ मुसीबत में डालेगा। आज से रूथ वॉलेस को पिछली विंग में रखा जाएगा। वो अपने कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं निकालेगी। आपका उच्च पद आज आपकी दया के लिए। कोरा इसे हमेशा याद रखेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक उस जेट पेंडेंट की बात है, वो सच में मैंने नहीं पाया था। मैंने सिर्फ पहले से अनुमान लगा लिया था रूथ वॉलेस की योजना को। तो मैंने किसी से एक बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट बनवाया और आपकी मदद के लिए भेज दिया। आपने मेरी मदद क्यों की? आपका उच्च पद। 1 बार, 2 बार, 3, 4 बार।
मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे कभी आपका कर्ज चुका पाऊं। कोई कर्ज जरूरी नहीं है। जो निर्दोष हैं वे निर्दोष ही रहते हैं। मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई अच्छा इंसान गलत समझा जाए। रूथ वॉलेस तो बहुत ही बुरी है। शुक्र है रीजेंट प्रिंस समय पर आ गए, वरना मेरी लेडी आप कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती। हाँ, शुक्र है वे आए। सोफी, मुझे बताओ, किसी अकेले इंसान की दूसरे के लिए दया कितनी दूर जा सकती है? इतनी समर्पित कि बदले की कोई उम्मीद न रखे। कोरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंड्रू, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें घर छोड़ने के लिए। कोरा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगा हूँ। एंड्रू, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं पूरे दिन इसी के बारे में सोचता रहा हूँ। मेरे तुम्हारे लिए जो जज्बात हैं वो भाई बहन वाली मोहब्बत नहीं है। एंड्रू, तुम्हारे पास पहले से ही 3 रखैले हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। वैसे भी मैं अब वही इंसान नहीं हूँ जो बस तुम्हारे पीछे पीछे चलता था, साए की तरह। एंड्रू, अपना ख्याल रखना। कम पिया करो। मेरी लेडी, आप इतनी पीली क्यों दिख रही हैं? सोफी, एंड्रयू ने अभी मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करता है। वो इसका क्या मतलब है? वो तुम्हें क्या समझता है? कहा तो क्या हुआ? मैं उसके लिए पहले ही 10 साल इंतजार कर चुकी हूँ। इन 10 सालों में उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। जनरल, अपने कमरे में जाकर आराम करिए। एलियन, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ऐसा क्यों कह रहे हैं जनरल? मैंने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खो दी। बधाई हो मिसेस वॉलेस, आप प्रेग्नेंट हैं। ये तो कमाल की खबर है। मैं अभी यंग जनरल को जाकर बताती हूँ। जाओ। क्या हुआ? मैम, एलन प्रेग्नेंट है। ये तो अच्छी खबर है। हेम्पटन परिवार को वारिस मिलेगा। सोफी, मेरे ट्रंक से पुराना लकड़ी का डिब्बा निकालो और मुझे लाकर दो। जाओ और इसे जला दो। मैम, जो चीज जलानी चाहिए उसे रखा नहीं जाता। दस साल, अब बहुत हुआ। क्या आप सच में नाराज नहीं हैं, मेरी लेडी? हाँ, मैं हूँ, लेकिन हार की वजह से नहीं। इसलिए क्योंकि मुझे अब समझ आया कि कभी वो चीज मेरी थी ही नहीं। चलो, मैडम मेबेल हेम्पटन से मिलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसके लिए काम करते हो? आप जरूर परेशान होंगी मिस वेटमैन। धन्यवाद आपकी उच्चता। ये लोग कौन हैं? इन्हें यहाँ से ले जाओ। मिस वेटमैन, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। महाराज, फिर से आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए।
कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन दिनों मिस विटमैन जब भी बाहर जाएं तो उनके साथ और सुरक्षा होनी चाहिए। आपका मतलब क्या है? आज पहले मुझे किसी ने सड़क पर रोक लिया था। इन्होंने मेरी मदद की। धन्यवाद महाराज। कोई बात नहीं, अलविदा। कोरा, अब जब भी तुम बाहर जाओगी मैं लोग लगवा दूंगा जो तुम्हारे साथ जाएं। जरूरत नहीं है एंड्रू, तुम्हें अपने काम में बिजी रहना चाहिए। मैं बस कम ही बाहर जाऊंगी। टिमोथी रसेल, दिन दहाड़े तुमने गुंडों को आदेश दिया कि एक इज्जतदार लड़की को रोकें। तुम्हारा क्या अपराध है? महाराज दया कीजिए, हुजूर दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? ये दूसरी बार है। 30 बेंत, 1000 रुपए का जुर्माना, 3 महीने की जेल। मिस्टर रसेल ने अपने बेटे को अनुशासन में नहीं रखा। उन्हें 3 पदों से घटाकर ट्रांसफर किया जाता है। उन्हें राजधानी से बाहर भेजा जाता है। महाराज, महाराज कृपया दया कीजिए। कोरा, मैंने सुना है हाल ही में जो कुछ भी हुआ, रसेल परिवार का वो बदमाश, अच्छा ही हुआ पदावंती मिल गई उसे। दादी प्लीज आप परेशान मत होइए, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें प्रिंस रीजेंट के बारे में क्या लगता है? प्रिंस रीजेंट एक ईमानदार इंसान है। उन्होंने कई बार मुझे मुश्किलों से निकाला है। मैं दिल से आभारी हूँ। क्या सिर्फ आभार है? कोरा, तुम मेरी सगी पोती तो नहीं हो, पर तुम असली से भी ज्यादा करीब हो। अपनी शादी का फैसला तुम्हें खुद करना चाहिए। अगर तुम राजी हो तो प्रिंस रीजेंट एक अच्छा चुनाव होंगे। दादी, रो मत। मैं तुम्हें दूर करना नहीं चाहती, मैं बस तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। दादी, मुझे पता है। मैडम, क्या मैडम मेबल हैम्पटन ने आप और रीजेंट को अपनी दुआ दी थी? कौन सी दुआ? मैंने तो अभी तय ही नहीं किया है। आप कहती हैं आपने तय नहीं किया, पर दिल तो पहले ही मान चुका है ना? सोफी, बताओ, क्या कोई इंसान एक ही इंसान से दोबारा प्यार कर सकता है? तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। मिस विटमैन, मैं आपसे शादी का प्रस्ताव रख रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? आपका उच्चता, मुझसे एक सवाल है। कृपया पूछिए। आपका उच्चता, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप कोरा विटमैन हैं। ये आपके हुनर या खूबसूरती की वजह से नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि आप हैम्पटन परिवार की दत्तक बेटी हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हैं। मैं तैयार हूं। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद मैडम मेबेल। स्वागत है आपका उच्चता। मैं कोरा इस बच्ची को आपकी देखभाल में सौंपती हूं, आपका उच्चता। मिस विटमैन, क्या आपको कोई अफसोस है? क्या आपको मुझे इतनी बार बचाने का पछतावा है? कभी नहीं। मुझे भी नहीं। कोरा विटमैन, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। धन्यवाद आपका उच्चता। मैडम, जरा इन दोनों बांसुरियों को देखिए, क्या ये जोड़ा नहीं लगती? माँ, आपकी बेटी की शादी हो रही है एंड्रायू से नहीं, बल्कि ऐसे इंसान से जो मुझे वाकई में चाहता है। मैडम, ये तो खुशी का मौका है, आप रो क्यों रही हैं? मैं रो नहीं रही, मैं बस खुश हूँ। रुकिए। एंड्रयू, इसका क्या मतलब है? सर, भले ही कोरा गोद ली हुई बेटी है, फिर भी वह हैम्पटन परिवार में ही पली बड़ी है। बड़ा भाई तो पिता समान होता है। उसकी शादी के लिए मेरी मंजूरी जरूरी है। इस पर यंग जनरल का क्या कहना है? सर, आपने कोरा को कुछ ही महीनों से जाना है और अब उससे शादी करना चाहते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है, क्या आप कोरा के लिए सच्चे दिल से गंभीर हैं? मुझे मीठी बातें करना नहीं आता, लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ, अब से कोरा विटमैन ही मेरी जिंदगी है। सर, मैं आपको कोरा सौंप रहा हूँ। एंड्रू, कोरा, तुम्हें लगता है मैं बेवजह कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने सच में क्या खो दिया है। एलेन, मुझे माफ कर दो।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जनरल? पहले मैंने तुम दोनों की परवाह नहीं की। हमेशा मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मेरी रखेल हो, तुम्हें बस मेरे हर मूड के हिसाब से चलना चाहिए। कभी मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि तुम भी इंसान हो, कि तुम्हारे भी अपने जज्बात हैं। जनरल, आपको ऐसा कहते सुना मेरे लिए बहुत है। अब ऐसा फिर नहीं होगा। अपना सिर उठाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत लड़की हो डेरियस, तुम्हारा चुनाव अच्छा है। आप मेरी तारीफ कर रही हैं आंटी? मैंने विटमैन लड़की के बारे में सुना है। जनरल विटमैन ने इस देश के लिए अपनी जान दी थी। चूंकि तुम उनकी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं करूंगी। धन्यवाद महारानी। मुझे महारानी मत कहो, डेरियस की तरह मुझे सिर्फ आंटी कहो। आंटी। यह मेरी दहेज है। मैं आज इसे आपको दे रही हूं। अगर डारियस कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो मेरे पास आकर बताना। धन्यवाद आंटी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आपका सम्मान। क्या आपने शादी का फरमान मांगा था? हाँ। क्या आपको डर नहीं है कि लोग कहेंगे कि आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं? मैंने शादी का फरमान मांगा है, जबरदस्ती शादी नहीं। अगर तुम तैयार नहीं होती तो मैंने फरमान नहीं मांगा होता। उस दिन हैम्पटन मैनर के मुख्य हॉल में तुमने सिर हिलाया था। उसके बाद ही मैंने महारानी से फरमान मांगा। मैं समझती हूँ। कोरा, मैंने सुना महारानी ने शादी का फरमान निकाला है। बधाई हो। धन्यवाद एंड्रू। मैम, क्या आप सच में अब उदास नहीं हैं? नहीं हूँ, क्योंकि अब उसमें कोई मतलब नहीं है। मिस वॉलिस, क्या आपने सुना है कि मात्रियार्च ने प्रिंस रीजेंट और मिस विटमैन की शादी तय कर दी है? मिस विटमैन सिर्फ गोद ली हुई बेटी हैं, फिर भी उनकी शादी इतनी भव्य है। बस यही तो उनकी किस्मत है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता मिस वॉलिस? जनरल का उनके लिए जो महसूस था। बस करो। जनरल का मामला आपके गॉसिप का विषय नहीं है। अच्छा ही है कि वो जा रही है। एक बार वो चली जाए, जनरल आखिरकार आगे बढ़ पाएंगे। आप अकेले बाहर क्यों हैं? वो मेड्स कहाँ हैं? मैंने उन्हें उनकी तनख्वाह लेने भेज दिया है। मैं बस बगिया में टहल रही हूँ, कोई परेशानी नहीं है। इलैन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? किस बात पर जनरल? इस बात पर कि पहले मेरे दिल में कोई और था। जनरल, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके दिल में हूं। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चा आपकी तरह ही सौम्य हो। मेरी मैडम, पेंटिंग अभी भी यही है। इसको जला दो। क्या आप सच में इसे छोड़ना चाहती हैं? वैसे भी ये कभी मेरी थी ही नहीं। मैं इसे क्यों याद करूं? मिस विटमैन आई हैं, प्लीज अंदर आइए। मिस विटमैन, आज आप किस वजह से आई हैं? मिस वॉलिस, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। मैं जल्द ही पैलेस में शादी करने जा रही हूँ। हैम्पटन परिवार की हर चीज अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, बस अपनी जिंदगी जीना। मिस विटमैन, मैंने कभी आपको वास्तव में प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। मुझे पता है, लेकिन पहले मैंने आपको जरूर प्रतिद्वंदी था। पहले मैं तुम्हें देखकर जलती थी कि तुम्हें एंड्रयू की देखभाल मिलती है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मुझे लगता है मैं गलत थी। तुम भी उसी हालात में फंसी हुई हो जिन पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। मिस विटमैन, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी जो मैं जाने से पहले कहना चाहती थी। मिस विटमैन, मैं तुम्हें और प्रिंस रीजेंट को एक लंबी और सुखी जिंदगी की कामना करती हूँ। धन्यवाद। माय लेडी, आप मिस वॉलिस से मिलने क्यों गई थीं?
वो अक्सर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं। क्योंकि वो भी एक दुखी आत्मा है। हम दोनों ही कभी अपनी जिंदगी एक ही शख्स के इर्द गिर्द जी रहे थे। अब जब मैं जा रही हूँ, वो आखिरकार चैन से रह सकती है। आप अब बड़ी हो गई हैं, माय लेडी। मैं हमेशा से ऐसी ही थी। रास्ते में ध्यान रखना, जल्द लौट आना। दादी, ऐसा नहीं है कि कोरा वापस नहीं आएगी। कोरा, अगर कुछ भी हो जाए खबर भेज देना। धन्यवाद एंड्रयू। रसेल परिवार अभी भी राजधानी में काम करने की तस्वीरें हैं। हाँ, हमारी जांच से पता चला है कि वे रूथ वालेस के परिवार के साथ मिलकर गुप्त तरीके से साठगांठ कर रहे हैं। वे शादी वाले दिन हमला करने की योजना बना रहे हैं और रास्ते में चाल चलेंगे। रूट पर छुपे हुए चौकसी वाले तैनात करो। मनोर की सुरक्षा को 3 टीमों में बांटो। एक जागीर में रहेगी, एक रास्ते पर और एक मेरे साथ। जी। आपका सम्मान, क्या हमें पहले हमला करना चाहिए? हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। जब वे हमला करें तब जाल बंद करो और तब तक हैम्पटन मैनर की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी, आपका सम्मान। मैम साहब, कोई बाहर है। तुम्हें किसने भेजा? रसेल्स तो जैसे मौत को बुला रहे हैं। रूथ वॉलेस, तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर कोरा को जहर देने की साजिश कर रहे थे। क्या तुम अपनी गलती कबूल करते हो? मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रसेल्स ने मुझे मजबूर किया था। उन्होंने कहा जब तक कोरा विटमैन मर नहीं जाती, टिमोथी रसेल जेल से बाहर आ सकता है। मैंने सही से सोच नहीं पाया। पिछली बार कोरा को फंसाने वाली भी तुम ही थी और अब तुमने उसे जहर दिया। हैम्पटन परिवार अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी हाइनेस, हैम्पटन परिवार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। हमने कोरा को बहुत डराया है। आप इसे बड़ा चढ़ा कर रही हैं, मैडम हैम्पटन। हैम्पटन परिवार इसमें दोषी नहीं है। रेसल्स के बची खुची लोग ही परेशानी कर रहे हैं। मैं उन्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। मिस विटमैन काफी सदमे में है। मैं सुरक्षा बढ़ा दूंगा। अब आगे कोई घटना नहीं होगी। धन्यवाद आपकी हाइनेस। कोरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं पहले बहुत बेवकूफ थी। तुम इससे बेहतर के हकदार हो। क्या मैं अब भी तुम्हें कोरा कह सकती हूँ? तुम हमेशा मेरे बड़े भाई रहोगे। प्रिंस रीजेंट एक अच्छे इंसान है। जब तुम उनसे शादी करोगी तुम खुश रहोगी। हाँ, मैं रहूंगी। अपना ध्यान रखना कोरा। अपना ध्यान रखना एंड्रू। तुम किस बात पर हंस रही हो? मैं इस बात पर हंस रही हूं कि मैं पहले कितनी बेवकूफ थी। तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम बस एक वफादार इंसान हो। सोफी, मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है शादी कैसी होगी? शादी बहुत खुशहाल होनी चाहिए। रीजेंट तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। माय लेडी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप कभी फिर से बांसुरी नहीं बजाएंगी? मैं बांसुरी नहीं बजा रही हूँ। मैं बस देख रही हूँ कि ये अभी भी सही से काम कर रही है या नहीं। अब से मैं सिर्फ उनके लिए गाऊंगी। समय आ गया है, दुल्हन को बाहर लाओ। कोरा, शादी के बाद अपना अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करना दादी, मैं अक्सर आपसे मिलने वापस आऊंगी। मालकिन, देखना बंद कीजिए और चलिए। तो यह वही दुल्हन है जिससे प्रिंस रीजेंट ने शादी की है। सुना है वो हैम्पटन परिवार की गोद ली हुई बेटी है। गोद ली हुई बेटी? वो जनरल विटमैन की बेटी है। स्वयं महारानी ने यह रिश्ता तय किया था। कितनी भव्य रस्म है। राजधानी में कई सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ।
क्या तुम नर्वस हो? अब मुझे मिस मत बोलो, अब प्रिंसेस कंसोर्ट कहा जाता है। जी, प्रिंसेस कंसोर्ट। आप क्या देख रहे हैं, योर हाइनेस? मैं अपनी प्रिंसेस कंसोर्ट को देख रहा हूं। कोरा विटमैन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए, योर हाइनेस। अब से मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगी? मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताना चाहता हूँ। एलन, बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोरा विटमैन की आज शादी हो गई। मेरा मन उदास है, लेकिन इसकी वजह यह नहीं कि वो मुझे याद आएगी। इसकी वजह यह है कि मुझे अफसोस है। तुम्हें किस बात का अफसोस है जनरल? मुझे इस बात का अफसोस है कि अतीत में मैंने अपने सामने खड़े इंसान की कदर नहीं की। एलन, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और बच्चे का भी। रो मत, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। कोरा विटमैन, मुझे माफ कर दो और शुक्रिया। क्या वो रुथ वालेस है हैम्पटन परिवार की? मैंने सुना है उसने बाहर वालों से मिलकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी। उसे निकाल दिया गया। ठीक ही हुआ। ऐसे बदनीयत लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। Princess Consort, Cavo. चलो। तुम्हें पसंद आया? यह बेयोनी कितनी शानदार खिली है। योर हाइनेस, आज सड़क पर मैंने रुथ वालेस को देखा। हो। तुम पूछोगी नहीं मैं क्या सोच रही हूँ? अगर तुम्हें बताना होगा तो खुद ही बता दोगी। पहले मैं उसे नफरत करती थी, अब नहीं करती। वो बहुत बेचारी औरत है। कोरा, तुम बहुत नरम दिल हो। ऐसी बात नहीं है, अब वो नफरत के काबिल ही नहीं रही। अचानक बांसुरी बजाने का मन कैसे हुआ? बस मन किया तो सोचा आजमा लूं। तुमने कहा था कि तुम नहीं बजाओगी और तुम मुझे सुनना ज्यादा पसंद करती हो। यह कौन सा गीत है? इसका कोई नाम नहीं है। जब मैं सीमा पर था, तुम्हें याद करते हुए इससे बजाता था। क्या आपको भी लोगों की याद आती है महाराज? मैं भी एक इंसान हूं। महाराज, उस दिन आपने सब महिलाओं को नकाब दिलवाने के लिए रजिस्ट्रार को कहा था। क्या यह इसलिए था कि कोई और? हाँ, मुझे पता है, यह बेवकूफी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई और तुम्हें देखे। महाराज, आप कितने बचकाने हैं। हाँ, मैं हूं। महाराज, कोरा चाहती है कि आप फिर से वही गीत सुनाएं। ठीक है। मिस विटमैन को यही जीवन मिलना चाहिए। प्रिंसेस कंसोर्ट, आज आपका पहनावा वाकई बेहद खूबसूरत है। आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं मैडम। सच में आपकी ये शालीन आभा पूरे शहर में सबसे अलग है। योर हाइनेस, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक महिला है, बहुत प्यारी और सुंदर। उसकी आंखें साफ हैं और चाल में शिष्टता है। उससे अचानक मिल जाना
मेरे दिल की ख्वाहिश है। कोरा, यही बातें मैं आपको कहना चाहता था। पहले मुझे लगता था कि किसी से प्यार करने का मतलब उनके मुड़ने का इंतजार करना होता है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि सच्चा प्यार वही है जब कोई आपकी ओर चलने के लिए तैयार रहता है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो। आज से मैं आपकी हिफाजत करूंगा।